Hello everyone. Welcome to our first video on discussion of questions of atomic structure. इस वीडियो में हम लोग पहले दो असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला असाइनमेंट जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल इन नेचर है। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये मेजरली थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए इसके कुछ सॉल्विंग नहीं है, तो मैं इसको इन अ वीडियो सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। सेकेंड असाइनमेंट जो है हमारा, ये डेफिनेशंस लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसो स्टर्स वगैरह क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, इन पर बेस्ड है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं रिलेटेड टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, और आगे चल के क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ऑफ फोटोन पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस असाइनमेंट को हम लोग इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। डाउनलोड लिंक्स दोनों असाइनमेंट की इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगी आपको। जो हम लोग अभी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो भाई, अपन लोग पहले क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट 1 तो थ्योरेटिकल है, उसमें हम लोग कुछ डिस्कस करने के लिए न्यूमेरिकल्स हमारे पास नहीं है। ओके, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर्स उसमें हैं असाइनमेंट में। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का क्या है, तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें मैच करके बताया हुआ है कि भाई पहले कॉलम को किससे मैच करना है दूसरे कॉलम में। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहली ये जो 5 चीजें हैं ये क्या टर्म से रिलेट हो रही हैं। जैसे इधर आप पहले टर्म में देखोगे तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर अलग अलग है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। इन टाइप की स्पीशीज को क्या कहते हैं? दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। तो सेम एटॉमिक नंबर 26, डिफरेंट मास नंबर, दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। तो वन का जो कोरिलेशन आएगा वो ए के साथ आ जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड में मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है, तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दिस बिकम्स योर डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स, कि भाई आइसोबार्स जो होते हैं वो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर के होते हैं। तो वन का मैचिंग हो गया ए से, सेकंड का मैचिंग हो गया डी से। थर्ड देखते हैं भाई, तो थर्ड में ना तो मास एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है। फिर क्या सेम है? देखो, जब आप थर्ड पे आओगे तो ए इज मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, इनका डिफरेंस निकालोगे विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जर्मेनियम के लिए 76 माइनस 32, और आर्सेनिक के लिए 77 माइनस 33। तो 76 माइनस 32, 77 माइनस 33, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है इससे। ए माइनस जेड गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। जब स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो हम उनको कहेंगे आइसोटोन्स, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हम थर्ड को जो है ऑप्शन बी से मैच कर देंगे। तो ए मैचेस विद फर्स्ट मैच, वन मैचेस विद ए, टू मैचेस विद डी, थ्री मैचेस विद बी। आगे दो और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग अलग हैं। यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जेड, तो ए माइनस जेड करोगे तो दिस इज ए, एक सेकेंड, दिस इज ए माइनस जेड माइनस जेड, तो दिस बिकम्स ए माइनस 2 जेड। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब आप यूरेनियम के लिए पता करते हो तो 51 आता है। ऐसे ए माइनस ट्वाइस ऑफ जेड, ट्वाइस ऑफ जेड थोरियम के लिए, थोरियम इज 90, 2 जेड बिकम्स 180। तो 231 माइनस 180 करोगे तो 51 आएगा। तो जब ऐसा हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आए, तो इस कंडीशन में इनको हम आइसोडाइफर्स कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है। सो वन मैचेस विद ए, टू मैचेस विद डी, थ्री मैचेस विद बी, फोर मैचेस विद सी, और लास्ट जो है वापस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो दिस इज आइसोटोप्स। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 अगेन मैचेस विद ए। तो अगर ये सारी मैचिंग आप देखो तो आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाती है। तो this is how you relate or you match from column 1 to column 2 using various definitions. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने डेफिनेशन रिवाइज कर ली हैं।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, रदरफोर्ड की थ्योरी पर बेस्ड है भाई। द क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और यहाँ पहला ऑप्शन हमको कह रहा है 50% ऑफ मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस। तो ये भाई गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको यही पता चला था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ज्यादातर एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ये हमको रदरफोर्ड के मॉडल ने ही बताया था। इसके पहले थॉमसन का मॉडल था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड मानता था मास को। तो ऑप्शन ए मार्क कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, यहाँ जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, बहुत कॉमनली यूज नहीं होगा, बट कभी कभी कुछ रेफरेंस बुक में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है कि द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 28 निकल 64 इज। न्यूक्लियस के साइज की बात हो रही है, एटम की नहीं है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए इज मास नंबर क्या की पावर 1/3 विच इज क्यूब रूट। और आर नॉट की वैल्यू आपको दे दी है, हमको मीटर्स में दी हुई है, तो मीटर वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻15। तो R इज इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू हमने रख दी 1.25 इंटू 10⁻15 और A जो है वो यहाँ रख देते हैं 64। 64 का क्यूब रूट क्या होगा भाई, जल्दी से कैलकुलेट करो, 4 आ जाएगा। और 4 इंटू 1.25 बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 ऑफ मीटर इज नोन एज फेम्टोमीटर। तो आंसर बिकम्स 5 फेम्टोमीटर। और इस तरीके से हम ऑप्शन मार्क कर देंगे सी। तो चैप्टर की बिगनिंग में आपको इजी क्वेश्चंस ही मिलते हैं, शुरुआत है, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो बेसिक्स हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमसे क्या बोला था, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। यानी कि हमको कौन सा फ्रैक्शन पता करना है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, ये हमको पता करना है। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू फाइंड। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है, मतलब या ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम है या रेडियस है, पहले रेडियस लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है, मीटर का। उसका वॉल्यूम लिखोगे तो 4/3πr³ तो आर का क्यूब करोगे तो दिस कम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 का क्यूब विच बिकम्स 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। तो एटम की वॉल्यूम जो है वो 10⁻⁻30 मीटर क्यूब के ऑर्डर की आएगी। और एटम से न्यूक्लियस की वॉल्यूम पे जब आते तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। अब इससे जब आप वॉल्यूम निकालोगे न्यूक्लियस की तो उसमें आर क्यूब की वैल्यू आएगी 10⁻⁻15 का क्यूब विच इज -45। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं हम, ऑर्डर निकाल रहे हैं, किस ऑर्डर में है लगभग। तो एटम की वॉल्यूम 10⁻⁻30 मीटर क्यूब के ऑर्डर की है, न्यूक्लियस की वॉल्यूम 10⁻⁻45 मीटर क्यूब के ऑर्डर की है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10⁻⁻45 by 10⁻⁻30। तो द फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 10⁻⁻5, यानी कि जो सॉरी 10⁻⁻15, सॉरी माय मिस्टेक, -15। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो एटम की वॉल्यूम से लगभग 10⁻15 टाइम्स कम है। दैट इज सो बिकॉज एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करता है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में पूछा गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो हम स्पीशीज को देख लेते हैं भाई। जैसे O2 नेगेटिव है तो O2 का एटॉमिक नंबर होता है 8, चार्ज है -2। तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, Z माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर 8, चार्ज -2 को -2 रख दे तो 8 माइनस -2 गिव्स यू 10। सिमिलरली फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, एटॉमिक नंबर 9 है उसका, और चार्ज जो है वो -1 है, तो 9 माइनस -1 जो है वो वापस 10 आ जाएगा। सिमिलरली सोडियम पे +1 चार्ज है तो 11 माइनस 1 गिव्स यू 10। एंड मैग्नीशियम 12 पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो 12 माइनस 2 गिव्स यू 10। सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब के सब जो हैं दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें सारे प्रेजेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपको ये सारी स्पीशीज मिल जाएंगी।
तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कभी भी बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स गिनो, देखो किसमें सेम आ रहा है और उसको मार्क कर दो। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल जो है ये आपकी वेव की प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ, ये सब जो आप पढ़ते हो उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। As its closest approach, the distance between Mars and Earth is found to be 60 million kilometers। मतलब अर्थ और मार्स अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जब ये सबसे पास होते हैं एक दूसरे के तब जो डिस्टेंस होता है वो होता है 60 मिलियन किलोमीटर। When the planets are this closest distance, how long would it take to send a radio message from a space probe sent to Mars from Earth? तो मार्स पे हमने कुछ प्रोब भेजा है, तो वो अगर अर्थ को सिग्नल भेजता है तो उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सिग्नल आ रहा है रेडियो वेव्स के थ्रू वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आएगा। तो जो डिस्टेंस है 60 मिलियन किलोमीटर, से पहले तो मिलियन लिखना आना चाहिए। मिलियन इज 10⁶ किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करके अब इसमें 10 की पावर्स को सेपरेट कर लेते तो 6 इंटू 10⁻10 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, इससे ट्रैवल करती हैं। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 6 इंटू 10⁻10 मीटर्स, ये यहाँ से रख दिया। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 इंटू 10⁸ यहाँ से रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻2 रह जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻2 इज 200 सेकेंड्स। हमारा ऑप्शन बी आ गया आंसर। तो फेयरली सिंपल है, डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला था टाइम निकालने के लिए, पहले पढ़ा हुआ होता हमने, ये तो क्लास 9th या 10th में कभी तो पढ़ते ना तुम लोग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह के बारे में फिजिक्स में, तो बस उस पर अप्लाई कर दिया हमने। आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सामने। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नंबर्स इन द रेशियो 2:3। वेव नंबर आपको बता दे, वेव नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेव नंबर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। अब वेव नंबर का रेशियो दे रखा है और देयर एनर्जीज पर क्वांटा विल बी। अब यहाँ क्योंकि एनर्जी पर क्वांटा की बात आ गई इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम यूज करेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमको ये पता होता है कि भी एक क्वांटा की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी hc/λ होती है। 1/λ को न्यू बार रखना है तो ये आ जाएगा hc/न्यू बार। तो दो फोटोन की अगर एनर्जी का रेशियो चाहिए तो hc/ν1 अपॉन hc/ν2। इसमें hc कैंसिल हो जाएंगे, उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो H और C कैंसिल हो जाते हैं। तो एनर्जी का जो रेशियो है वो वेव नंबर के रेशियो की इक्वल आ जाता है, और वेव नंबर का रेशियो हमको दे रखा है 2/3। तो एग्जैक्टली जो रेशियो वेव नंबर का है वही रेशियो हमारे पास एनर्जीज का भी आ जाएगा, फोटॉन्स की या क्वांटा की, जैसा भी आप उसको कहना चाहो। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए वेव नंबर और वेवलेंथ में। ऑलराइट, आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भाई द वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स विद λ1 4000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि हमारा जो फोटोन है उसकी एनर्जी 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम के जो फोटोन है उनकी एनर्जी का एवरेज है। उनकी एनर्जी का एवरेज मतलब एनर्जी ऑफ 4000 प्लस एनर्जी बाय 6000 डिवाइड बाय 2। एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कि 2 को हम दूसरी साइड ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि 2 इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम प्लस एनर्जी ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जीज लिख लेते हैं भाई। एनर्जी hc/λ होती है, फोटोन का लैम्डा तो पता नहीं उसको रखना है। 4000 एंगस्ट्रॉम में 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ की जगह 6000 एंगस्ट्रॉम रख देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो 12000 आपका एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये एच सी को यहीं कैंसिल कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का एच सी गेट्स कैंसिल्ड विद राइट हैंड साइड का एच सी, तो क्या एचसीएम को अगले स्टेप में लिखना नहीं पड़ेगा। तो 12000 अपना एलसीएम आ गया था। 4000 और 6000 का एलसीएम जब 12000 लोगे तो न्यूमरेटर में एक तरफ 3 आएगा, एक तरफ 2 आएगा। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसको 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो 2 इंटू 12000 24,000 हो गया, और रेसिप्रोकल कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, तो 24,000 डिवाइड बाय 5। 24,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो
4800 एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली अपने पास आंसर आ गया, मार्क कर देते हैं ऑप्शन देख के। कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना मार्क हो गया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के समझना था कि इक्वेशन क्या लिखनी है, बाकी तो एच सी बाय लैम्डा डायरेक्ट जो भी अपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी 7th क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन सिंपल ही है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से तो आसान ही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, द वेवलेंथ इज, बहुत ही सिंपल है। तो अपने को ये एक रिलेशन पता होती है कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये आप लोगों ने वेव्स नाम का एक लाइट या साउंड वेव्स वगैरह में भी पढ़ा होता है। यहाँ जब हम लोग क्लास 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं तब भी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट इनटू वेवलेंथ। अब ये हमको स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए, ये कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। इसकी वैल्यू रख दी, फ्रीक्वेंसी हमको बोला है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, उसको रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 × 10⁻14 दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3/6 10⁻8 और 10⁻14 सॉल्व करने पे 0.5 × 10⁻6 आ जाएगा। और इसको लिख सकता हूँ मैं 500 × 10⁻9 या 500 नैनोमीटर्स। तो क्योंकि मेरे को ऑप्शन नैनोमीटर में दिए थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नैनोमीटर में दिए हुए हैं इसलिए मैंने इसको 10⁻6 से कन्वर्ट करके 10⁻9 में लेके आया था, क्योंकि 10⁻9 मीटर्स इज नैनोमीटर। तो अपन इसको मार्क कर देते 500 नैनोमीटर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आगे चलें अगले सवाल पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट भाई। ये क्या कह रहा है? दी एमआरआई, ये मशीन होती है, आपने सुना होगा इसका नाम, एमआरआई मशीन्स होती हैं। तो एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई बॉडी स्कैनर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ऑपरेट विद 400 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो वहां भी भाई उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है, सिचुएशन अलग है, बट बेसिक प्रिंसिपल वही अप्लाई करेंगे कि c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 मेगाहर्ट्ज, बस यहाँ मेगा का मतलब समझ में आना चाहिए, मेगा इज 10⁻6। तो फ्रीक्वेंसी को मैं 400 × 10⁻6 हर्ट्ज लिखूंगा। स्पीड तो 3 × 10⁸ था ही, इसको मैं लिख दूंगा 4 × 10⁸। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2 जीरो जो हैं वो यहाँ 10 की पावर में रख दिए हैं, तो इस तरीके से आ गया है। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा, 3/4 इज 0.75 मीटर्स। तो अपना आंसर आ गया 0.75 मीटर्स इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो सिंपल असाइनमेंट था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत में बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होती हैं वही रिवाइज होती हैं। तो पहले 2 असाइनमेंट इसी पे थे, आगे और असाइनमेंट्स हम लोग करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और कुछ कंडीशंस में अप्लाई करेंगे, उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, बोज मॉडल, फिर आगे चल के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बीच में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आएगा, और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, ग्राफ्स, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई एम होपिंग कि भाई आप लोगों को बेसिक्स जो चैप्टर की शुरुआत में सिखाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट से हेल्प मिली होगी, और कोशिश करेंगे कि भाई आगे और भी असाइनमेंट्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहें। तो ठीक है भाई, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन उतना अच्छा होता जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहो, सीखते रहो और पढ़ते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।